आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। तो काफ़ी स्टॉकों में गिरावट हो रही है। सिर्फ एक स्टॉक है जो पॉजिटिव मोड पे है और वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। तो क्या ये तेज़ी का दौर और जारी रहेगा और रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर क्या फिर से पुरानी जो इसने हाई बनाई थी उससे आगे जा सकता है या फिर ये स्टॉक वापस गिरने लगेगा? और रिलायंस पावर काफ़ी नीचे आ चुका है अपने ऊपरी लेवल से, यानी 18 के आसपास जाके स्टॉक फिर 13 पे आ गया है। तो क्या और स्टॉक में गिरावट बाकी है या फिर यहाँ से खरीदारी का मौका बन रहा है? क्या संभावना बन रही है रिलायंस पावर की? साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो क्या और गिरने वाला है या फिर यहाँ से फिर अपर सर्किट का दौर शुरू होने वाला है? और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की आगे क्या गणित बन रही है? साथ में रिलायंस कैपिटल में क्या निवेश किया जा सकता है और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग में क्या संभावना बन रही है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड्स 3 बड़ी अपडेट है इस कंपनी को लेकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इस ग्रुप की क्या संभावना बन रही है। क्या ये ग्रुप फिर से पुरानी अपनी पहचान बना पाएगा या फिर सिर्फ एक हवाई है और आने वाले समय में फिर से सारे पेनी स्टॉक बन जाएंगे? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक बार इन कंपनियों के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं, पता चले कि कौन सी कंपनी कैसे कारोबार कर रही है और आगे क्या संभावना बन रही है, इनका वॉल्यूम कैसा है। उसके बाद में हम उन अपडेट के ऊपर भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन स्टॉक ओपन हुआ 3.95 पर। इसने लो 3.90 की बनाई थी, परंतु फिर 3.95 पर इसकी क्लोजिंग है, यानी इस पर सर्किट लगा है। स्टॉक बहुत ज़्यादा फिलहाल तेज़ी के मोड में है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को 10 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम काफ़ी कम होते जा रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत जल्द स्टॉक में फिर से लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। तो ये स्टॉक में से आपको जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल आपको मौका मिल रहा है, इसमें तेज़ी बनी हुई है, 4.5 के आसपास आपको इसमें से एग्जिट होना ही चाहिए। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक का लो इसका 1.35 का, वहाँ से स्टॉक ने 5.05 का हाई भी बनाया। स्टॉक फिर से अब 4 रुपये के आसपास है। 4.5 के पहले पहले आपको इसमें से फिर एग्जिट होने की संभावना तलाशनी चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक साल में इसने 201% का शानदार रिटर्न दिया है। 28.05% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो 1.28% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। रिलायंस पावर की अगर बात करें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फिलहाल गिर रहा है। स्टॉक ओपन हुआ 13.40 पर, हाई बनाई 13.50 की, लो 12.80 का बनाया और एंड में 13.05 पर क्लोजिंग दी है और गिरावट है 0.38% की। तो ये स्टॉक अब दौड़ने के लिए फिर तैयार हो चुका है क्योंकि इसमें मात्र 0.38% की ही गिरावट है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगा और यहाँ से खरीदारी इसमें बन रही है, तो फिर से इसमें अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। तो ये एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस लेवल पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, स्टॉक कमाल कर सकता है आगे जाके। अगर इसकी वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है और ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए, यह आपको आगे जाके मालामाल कर सकता है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.40 इसका 50 रुपये का लो है, वहाँ से स्टॉक ने 18.25 का हाई भी बनाया और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो अब यहाँ से खरीदारी बनती है। पिछले एक साल में इसने 441% का शानदार रिटर्न दिया है। 29.19% वापस गिर चुका है नीचे और पिछले एक महीने के हिसाब से -9.72% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो बिल्कुल स्टॉक एंट्री के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ये फिलहाल काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 81.90 पर, यह 81.95 की इसने हाई भी बनाई, 78.10 का लो बनाया और 80.30 पर इसने क्लोजिंग दी है, 0.74% डाउन पर। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी फिर से तेज़ी बननी शुरू हो सकती है क्योंकि गिरावट काफ़ी लिमिटेड है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले 35 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 15 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 20 लाख का वॉल्यूम था और कल इसका 12 लाख का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी आ रही है और यह इसके लिए एक निगेटिव बात है। तो हो सकता है थोड़ा सा गिरावट का दौर और जारी रह सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 19.20 इसका 52 वीक का लो, वहाँ से इसने 108 का ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न दिया, यानी 52 वीक का हाई इसका है 108 का है
और स्टॉक पिछले एक साल में 316% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 26.61% वापस करेक्ट हो चुका है और पिछले एक महीने में इसने -16.8% का निगेटिव रिटर्न दिया, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक और यहाँ से ये भी तेज़ी बना सकता है। निवेश आप कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1 से 2 दिन का, बाकी इसमें एंट्री कीजिए, स्टॉक अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसकी पिछली हाई करीब 2500 के ऊपर थी, अभी फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, आप इसमें खरीद के रखें, आने वाले समय में फिर से स्टॉक की 2000 तक जाने की संभावना बन जाएगी 10 साल के अंदर, तो ये स्टॉक आपको आगे जाके मालामाल भी कर सकता है। अब हम चलेंगे रिलायंस कैपिटल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 20.40 पर, हाई बनाई 20.50 की और 19.80 का इसने लो बनाया और 19.90 पर करीब 0.75% डाउन पर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर भी स्टॉक ने अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई फिलहाल, लेकिन इसमें खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको पता ही होगा रिलायंस कैपिटल की सारी सब्सिडरी अब बिक रही है, तो ऐसी कंपनियों में दावा आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिया है तो अगर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्द इसके ऑटम की बिड फाइनल होने जा रही है और इस वजह से स्टॉक के अंदर तेजी का माहौल बन सकता है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा दौड़ सकता है और आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दे सकता है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 45 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 32 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 28 लाख का वॉल्यूम था, तो थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम में गिरावट हो रही है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 7.10 52 वीक का लो है, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 30.65 का हाई बनाया, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। पिछले एक साल में इसने 180% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 35.39% वापस करेक्ट हो चुका ऊपर से और 15.32% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है एक महीने के हिसाब से। तो फिलहाल स्टॉक में आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, लेकिन शॉर्ट पोजीशन के लिए इसको खरीद सकते हैं, थोड़ी सी इसमें तेज़ी आगे बन सकती है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं, यह भी सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस कैपिटल की और अब ये बिकने जा रही है, ऑथम ग्रुप इसको खरीदने की कगार पे है। फ्राइडे को 4.55 पर लोअर सर्किट लगा है, परंतु स्टॉक में आगे तेज़ी बन सकती है, अगर ये बीट फाइनल होगी तो थोड़ा स्टॉक दौड़ सकता है। अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 51 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 28 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 22 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 36 लाख का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है जो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। शॉर्ट टर्म के लिए ये भी स्टॉक आपको दौड़ते हुए दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई नजरिया नहीं, कोई भविष्य नहीं है, इस स्टॉक में से आपको निकल जाना चाहिए। 1.40 इसका 52 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 6.65 का हाई बनाया। पिछले एक साल में इसने 225% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 34.06% वापस करेक्ट भी हो चुका है और पिछले एक महीने में इसने -6.19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, स्टॉक 3.30 पर लोअर सर्किट लग गया है, स्टॉक में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, यह स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। इसकी वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 64 लाख का वॉल्यूम था, सप्ताह पहले 25 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 15 लाख का वॉल्यूम था और कल थोड़ी मामूली बढ़त हुई है, 21 लाख का वॉल्यूम हुआ। और स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.80 इसका 52 वीक का लो, वहाँ से 6.95 का इसने हाई बनाया और अभी काफ़ी ज़्यादा वापस स्टॉक गिर चुका है। पिछले एक साल में इसने सबसे कम रिटर्न दिया दूसरे शेयरों के मुकाबले, तो 97.6% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वापस स्टॉक 53.85% गिर चुका है और पिछले एक महीने में इसने 37.74% का निगेटिव रिटर्न दिया और ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है स्टॉक इस ग्रुप का, तो बहुत जल्द इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। और फिलहाल जो है संभावना वही है जो पुरानी हमने हर बार डिस्कस की है, दो ही कंपनियों में निवेश बनाए रखना चाहिए, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और रिलायंस कम्युनिकेशन न्यूज़ की वजह से फिलहाल पॉजिटिव माहौल में बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी निवेश करने पे आपको लॉस की संभावना बन रही है। तो अब हम चलेंगे उन न्यूज़ की तरफ जो अपडेट निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस होम फाइनेंस बिकने वाली है और मुंबई की ऑथम ग्रुप उसको खरीदने के लिए बिड लगा चुकी है और उनकी बिड को फाइनल किया जा सकता है इनके लैंडर्स की तरफ से। ऑथम ग्रुप की जो बिड है वो है 1585 करोड़ रुपीज़ की। टोटल जो कंपनी के ऊपर अलग अलग बैंकों का कर्ज है और फाइनेंशियल फर्मों का वो है 7688 करोड़ रुपीज़, और अगर ऑथम ग्रुप की बिड को फाइनल माना जाए तो फिर 1585 करोड़ रुपये में ये फाइनल होगी, तो 20% की उनकी रिकवरी हो जाएगी जो भी उनका कर्ज है, और इसके लिए तैयार हो चुके हैं इसके लैंडर्स। तो लगभग ये डील फाइनल हो सकती है, ऑथम ग्रुप को ये कंपनी मिल सकती है रिलायंस होम फाइनेंस की। और अब चलते हम दूसरी अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस वो जुलाई में पूरा होने जा रहा है, तो आगे से स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रिन्यू करने नहीं जा रही है। डॉट ने इसके लिए मना कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने कहा है कि हम इसके लाइसेंस को फिर से रिन्यू नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब डिलॉयट, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क स्पेक्ट्रम का कारोबार संभाल रही है, उन्होंने PLA लगाई है NCLT में, और उन्होंने आरकॉम का अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा डॉट की तरफ से तो फिर स्पेक्ट्रम ही नहीं रहेगा, अगर लाइसेंस ही नहीं रहेगा तो फिर कंपनी का कोई वैल्यूशन नहीं रहेगा। तो जो
रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ है उसका कोई मतलब नहीं हो रहा और हमारे सारे पैसे डूब सकते हैं। तो इसीलिए डिलॉयट ने एनसीएलटी में अपील की है और 15 जुलाई से इसकी सुनवाई शुरू हुई है एनसीएलटी में, क्योंकि अगर लाइसेंस आरकॉम रिन्यू हो जाएगा तो फिर से उसको 20 साल के लिए उसको आगे लाइसेंस की अवधि बढ़ जाएगी, तब तो जाके इसकी जो वैल्यू है उनको मिल पाएगी आरकॉम की कंपनी की। और अगर स्पेक्ट्रम का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है तो फिर कंपनी की वैल्यू पूरी शून्य हो जाएगी, जो रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ है वो भी पूरा खटाई में पड़ सकता है। तो इस वजह से फिर लॉस की संभावना बन जाएगी। और तीसरी जो न्यूज़ निकल कर आई है, रिलायंस पावर ने 59.50 करोड़ रुपीज़ के इक्विटी शेयर और 73 करोड़ रुपीज़ के वारंट्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जारी कर दी है और इसकी परमिशन सबकी तरफ से मिल गई थी, शेयर होल्डर ने भी इसकी परमिशन दे दी थी। और इसके बदले में 1325 करोड़ रुपीज़ का कर्ज रिलायंस पावर का कम हो चुका है। तो एक बड़ी डील के माध्यम से रिलायंस पावर ने अपना कर्ज को कम कर लिया और इसके बदले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायंस पावर में होल्डिंग बढ़ गई है, प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़ गई है। तो एक निर्णय दोनों कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहा है। लगातार इनके कर्ज को कम करने की कोशिश अनिल अंबानी की तरफ से की जा रही है, तो आने वाले समय में इसका पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट भी बेच रहे हैं और उन टोल रोड को बेच के काफ़ी ज़्यादा कर्ज कम करने की कोशिश की जा रही है। रिलायंस पावर भी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वो बांग्लादेश में अपना मॉड्यूल एक सेल किया है जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा कर्ज में कमी आई है, करीब 1500 करोड़ रुपये का उन्होंने कर्ज कम कर लिया। तो इस तरह से लगातार इन दोनों कंपनियों के कर्ज को कम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आने वाले समय में डेफिनेटली ये कंपनियाँ फिर से प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है। तो इनमें आप निवेश बनाए रखें। ये रिस्की जरूर है लेकिन इसमें आपको जैकपॉट लगने की भी संभावना है, तो ये सोच के आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।